क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी फ़ोन चार्जर हीट क्यों हो जाता है और कभी-कभी बल्ब कनेक्ट करते ही ब्लो क्यों हो जाता है? All these mysteries can actually be predicted before they happen with just one simple rule in physics. तो आज से करीब 200 साल पहले जॉर्ज ओम ने एक लॉ डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने रखा ओम्स लॉ। आज हम इसी के बारे में जानने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे ये सीक्रेटली कंट्रोल करता है एवरीथिंग फ्रॉम योर ईयरफोन्स टू मैसिव पावर प्लांट्स। चलिए तो अब हम जानते हैं कि ये ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड प्रेशर remain unchanged, then the ratio of potential difference across the conductor and the current flowing in it remains constant, which is known as resistance of conductor. क्लियर? चलिए अब इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहे तो जो रेशियो है वोल्टेज का और करंट का, वोल्टेज किधर होगा? वोल्टेज अक्रॉस दी कंडक्टर। ये वाली जो वोल्टेज है हमारी, वोल्टेज अक्रॉस दी कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग, जिस जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट विल रिमेन कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है हमारा रेजिस्टेंस कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये उसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम को आप अपनी कॉपी में जरूर बना लोगे और हम बढ़ते हैं अब इसके आगे। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, सर्किट में क्यों यूज करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है अपोज करने की। किसको अपोज करने की? फ्लो ऑफ करंट को। किसके अंदर? कंडक्टर के। तो रेजिस्टेंस का काम होता है अपोज करना करंट के फ्लो को इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, एक तरीके की ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ओम, जिसको कि हम ऐसे डिनोट भी करते हैं। ये हमारा सिंबल जो होता है, इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। और पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम या वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसी में कुछ अलग सी यूनिट्स होती है। एक मिली ओम को 10⁻³ ओम लिखेंगे, माइक्रो ओम को 10⁻6 ओम, किलो ओम को 10⁻³ ओम, मेगा ओम को 10⁻6 ओम। ये कुछ डिफरेंट यूनिट्स हो जाती हैं। अगर आपने सर्किट बोर्ड्स में इस तरीके की चीज़ें लगी हुई देखी है, इसका मतलब वो क्या है? आज के बाद आप जान जाओगे कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छोटे रजिस्टर्स हैं, कुछ बड़े रजिस्टर्स हैं, उनमें कुछ अलग अलग कलर बैंड्स हैं। तो वो थ्योरी थोड़ी सी अलग है, वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट कभी और इस चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी जो हमारा मेन मोटिव है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वी आई ग्राफ है, वाई एक्सिस पे वी और आई, इसमें से हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा कि जो v अपॉन आई है वो बराबर होता है r के। तो ओम्स लॉ क्या बन जाता है? v इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर कि जो r है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो वी आई ग्राफ में हम अगर कांस्टेंट पाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये क्या बताता है? ये तब होता है जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, तो जो v है अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। ये है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i का मतलब। अब ये जो कर्व है, ये i के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि होता है ग्राफ का स्लोप। इस स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा, लेकिन थीटा बहुत कम होता है, इस वजह से इसको हम सिर्फ थीटा ही लिख लेते हैं। यहाँ पे मैथ में पढ़ा होगा। और ये जो स्लोप है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज v ऑन द परपेंडिकुलर एंड i ऑन द बेस। जो वैल्यू हमें क्या दे देगा? दे देगा हमें रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए अब दूसरा ग्राफ देखते हैं जिसमें i y एक्सिस पे है और v x एक्सिस पे है। जब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे तो जो कर्व मिलेगा वो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। इसमें जो y एक्सिस पे है वो i है
और एक्स एक्सिस पे जो है वो है हमारा v। तो जो एंगल मतलब कि स्लोप होगा tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हमारा क्या है करंट, और बेस जो कि हमारा है v। तो I अपॉन v बन जाएगा। ठीक है, तो I अपॉन v का दे देगा हमें 1 अपॉन r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको ये बात? तो जो VI ग्राफ का स्लोप है वो देगा हमें रेजिस्टेंस, और जो IV ग्राफ का स्लोप है वो देगा हमें 1 अपॉन r। तो अब ये क्वेश्चन हमें रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं पहले इस बात को कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको मैंने पहले बताया कि दिस इज V अपॉन I। मतलब अगर हम VI ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। तो अब आप इन तीनों कर्व्स को देखो और बताओ सबसे ज़्यादा एंगल किसका है। थीटा 1 इसको बना देता हूँ, इसको थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी। तो थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी एंड ग्रेटर देन थीटा ए, ये चीज़ आपने पता कर ली होगी। तो जिसका थीटा ज़्यादा है रेजिस्टेंस भी उसी का ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई हमने क्या कहा कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। इस VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमें क्या देता है, वही हमें रेजिस्टेंस देता है। और स्लोप क्या होता है, वो स्लोप होता है एक तरीके का एंगल। क्या होता है भाई, एंगल होता है। तो वो एंगल हमने क्या ले लिया, हमने एंगल ले लिया थीटा। और थीटा एंगल को हमने नोटिस किया यहाँ पे कि जो थीटा सी है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ सी होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है कितने वोल्ट का, 3.0 वोल्ट का। तो फटाक से इसको नोट कर लेते हैं, V इज इक्वल टू 3.0 वोल्ट्स। ठीक है, इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ नाइक्रोम वायर कॉमा अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर। बढ़िया, करंट मिल गया हमें 0.75 एम्पियर का, फ्लोज थ्रू द वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। तो आपने अभी ओम्स लॉ देख ही लिया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू है 3 अपॉन में चला जाएगा I विच इज 0.75। तो वैल्यू मिल जाएगी हमें किसकी, R की। तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर मैसेज कर देना कि आंसर कितना आता है। तब तक मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 4 और यूनिट क्या हो जाती है इसकी, ओम्स। समझ में आया भाई कि जो रेजिस्टेंस है हमारा दैट विल बी 4 ओम फॉर दिस न्यूमेरिकल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब वाला न्यूमेरिकल कह रहा है कि हाउ मच करंट, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है भाई, कितना करंट फ्लो होगा विद टॉर्च बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 3 बैटरी। तो 3 है, इसका मतलब इसके साथ साथ क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी दी हो जाएगी, हमारी वोल्टेज जाएगी 3 वोल्ट। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1.2 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.2 ओम। फाइंड करना है आई। तो फॉर्मूला तुरंत यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। V कितना दिया हुआ है 3, I हमें पता नहीं, R हमारा 1.2। तो हमारा I कितना हो जाएगा, I विल बी 3 अपॉन 1.2। ठीक है, तो 3 को जब हम 1.2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना भाई, मिल जाएगा हमें 2.5। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2.5 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा एक टॉर्च बल्ब जब वो 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा और उसका रेजिस्टेंस 1.2 ओम होगा तब। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि क्या गिवन है, गिवन ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट है। वाइल
द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वॉल्यूम। ये जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है ये पिछले वाले का आधा हो जाएगा। मतलब कि जो ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या हो जाएगा भाई, उसका हाफ हो जा रहा है। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन करंट कितना होगा, इसको फाइंड कैसे करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, जो कि होता है VI ग्राफ का स्लोप। हमने पिछले स्लाइड में देखा ये चीज़। ओके, तो हो जाएगा डेल्टा V न्यू वाला अपॉन डेल्टा V जो कि पुराना वाला था इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर जो कि नए वाला का होगा और चेंज इन टेम्परेचर जो कि पुराने वाले का था, मतलब ओल्ड वाले का। ओके, और यहाँ पे हमें ये गिवन है कि जो नया वोल्टेज होगा वो होगा पिछले वाले वोल्टेज का हाफ। तो डेल्टा वी एन की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा वी नॉट अपॉन में 2 और अपॉन डेल्टा वी नॉट जो पहले से है इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा आई एन अपॉन डेल्टा आई ओ जो कि ओल्ड वाला है। ओके, डेल्टा वी नॉट से डेल्टा वी नॉट कट कर देंगे तो लास्ट में हमें अब मिल जाएगा डेल्टा आई ओ अपॉन 2 इज इक्वल टू डेल्टा आई एन। मतलब जो नया वाला करंट है वो पिछले वाले करंट का हाफ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि ओम्स लॉ हमारा कहाँ कहाँ पर फॉलो होगा और कहाँ कहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारा प्योर मेटल्स के लिए फॉलो होगा, अलॉयस के लिए फॉलो होगा, नॉन मेटल्स के लिए फॉलो नहीं होगा। मतलब कि ये जो ओम्स लॉ है ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए फॉलो होगा। दो तरीके के कंडक्टर्स होते हैं, एक होते हैं ओमिक कंडक्टर्स और दूसरा होता है हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स ओमिक होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो नॉन ओमिक होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और इस लॉ के स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में हमने ये जान लिया था कि जब टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जब सेम रहती हैं, ये सिर्फ तभी वैलिड होता है, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से समझा देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बट नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो जो आर टी होता है दैट इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। इस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर को सेम रखेंगे तो यहाँ पर ये पार्ट 0 हो जाएगा और टी टेम्परेचर हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर पे होने वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, इस वजह से जो ओम्स लॉ है वो सिर्फ तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर प्लस प्रेशर सेम होता है। याद रहेगी वाली बात, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है सिर्फ तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और अब हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये आखिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। फिर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है जो कि हमारा रेजिस्टिविटी होता है। और फोर्थ पॉइंट कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। ठीक है, तो ये जो आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उस कंडक्टर की लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। तो इस वजह से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो रो है इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। तो अब आगे वाली स्लाइड में हम ये समझते हैं कि आखिर रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो ये जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कर सकती है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसका शेप और साइज कितना है। तो शेप और साइज के लिए हमने ये देखा कि जो आर है वो एल पे और ए पे डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो एल पे और ए पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात समझ में आई हमको। अब देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऐसा होता है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज जनरली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर से इस पे इफेक्ट पड़ सकता है।
तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ सकती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ये तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। वाइल सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। रेजिस्टिविटी है कंडक्टर्स की, वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दिस इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इज सिग्मा, मीनिंग अ मटेरियल विद हाई रेजिस्टिविटी हैज लो कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा रोकने के लिए कैपेबल होगा, वो कंडक्ट कम करेगा। आप हमें ये बताइए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती होगी? उसकी रेजिस्टिविटी होती है इनफाइनाइट, क्योंकि वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देते। जब करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया रेजिस्टिविटी के बारे में? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, और पूछ रहा है कि उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। तो हमें ये मालूम है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और अगर लेंथ जो है 2 टाइम्स हो गई है, इसका मतलब कि जो R2 है वो भी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? R1 के हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया जाए तब क्या होगा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया गया, इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब अगर A2 becomes 2 times A1, that means R2 will become half times of R1। नहीं समझ में आया भाई? समझ लीजिए ध्यान से कि जो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर एरिया हमने डबल करा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड ये कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड। अगर रेडियस उसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप ये हमको बताओ। तो चलिए भाई देख लेते हैं। अब A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा R2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। A2 हो जाएगा R2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो भाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर का कितना है? ये है 2R1। तो कितना बन जाएगा ये? 4R1 स्क्वायर। जो A2 है वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4R1 स्क्वायर के। मतलब अगर हमारा जो A2 है वो 4 टाइम्स A1 हो गया, इसका मतलब जो हमारा R2 होगा वो 1/4 टाइम्स R1 हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़, कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है तो जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। उसी तरीके से जो तीसरा है कि रेडियस ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। ओके, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2R1 का होल स्क्वायर कर दिया तो 4R1 स्क्वायर बन गया। 2 2 ज़ा 4, R1 का स्क्वायर। तो A2 है वो 4 टाइम्स A1 हो गया, इस वजह से R2 1/4 टाइम्स R1 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे कि दो वायर हैं किसके? A और B के। सेम मटेरियल यूज हुआ है उसमें। सेम मटेरियल, इसका मतलब जो ρ1 है वो ρ2 के बराबर है। दिया गया है हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो 1:2। 1:2 किसका रेशियो है? लेंथ का रेशियो है। तो L1/L2 इज इक्वल टू 1/2, एंड देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द रेशियो 2/3। इसका मतलब A1/A2 बराबर है 2/3 के। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी 12 ओम्स, अगर वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, गिवन है हमारा रेजिस्टेंस 12 ओम, तो आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ओके, तो चलिए अब ये वाली कंडीशन जो स्टार्टिंग की थी, हम यहीं से अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा रो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है RA/L। इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो ρ1 की जगह हो जाएगा R1A1/L1 इज इक्वल टू R2A2/L2। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 12 दी हुई है, रख दिया हमने। A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? A1 और A2 का रेशियो दिया गया हमारा 2/3।
तो पहले हम इनका रेशियो यहाँ से राइट डाउन कर लेते हैं। A2 इधर चला गया, L1 ऊपर चला जाएगा, तो R1 इंटू L1 अपॉन L2। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? A1 अपॉन A2 की वैल्यू दी हुई है 2/3, मतलब रेशियो गिवन है, इज इक्वल टू R1 जो कि हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई L1 अपॉन L2 की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो 1/2 रख दिया यहाँ पे। अब सबको दूसरी साइड भेज देंगे भाई, दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, इसके नीचे 3 था और इसके नीचे हो जाएगा 1, बराबर किसके हो जाएगा? R1 के। तो 3 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? R1 की वैल्यू आ गई हमारी 16 ओम। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम ये जान लेते हैं कि सर जो आप तब से कह रहे हो आर और रो, ये आखिर सेम चीज़ें हैं कि अलग हैं? दोनों आपने कहा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट फिर भी आप कह रहे हो कि दोनों अलग हैं, तो कैसे अलग है? तो जो रो है रेजिस्टिविटी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अपने हर मटेरियल की अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना? जैसे कोई मेटल है तो उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, कोई सेमीकंडक्टर है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, कोई अलॉय है उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि बना होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल से। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट जैसे हमने बना दिया, जो कि एक रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल है, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसको हमने कह दिया कि भाई ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आप वाटर को पुश करते हो एक नैरो पाइप से, ठीक है, और लंबे पाइप से, तो क्या होता है? कुछ डिफिकल्टी होती होगी, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? दिस इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो। फ्लो को रोकने के लिए जो एबिलिटी है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, चलिए अच्छा, अब हम लोग ये समझ लेते हैं भाई कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया, तो अब रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं इस पे डिपेंड क्वेश्चंस करेंगे। तो दो तरीके कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है, और तीसरा होता है सीरीज प्लस पैरेलल। तो इन तीनों पे हम कोई क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर ओम्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि बोर्ड्स में और ओलंपियाड्स वगैरह में भी आपके पूछे जाते हैं, तो उन पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कोई चीज़ की अगर दिक्कत आ रही हो तो उसको भी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। बाय बाय।